नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस इन दिनों कृषि क्षेत्र पर है। कृषि बीमा योजना के बाद उन्होंने किसानों की कई सभाएं की है। उन्होंने किसान केंद्रित बजट बनवाया है। जाहिर है वे किसानों का दिल जीतने का मिशन लिए हुए हैं। उन्होंने 2022 तक किसानों की आमदनी को 2 गुना बनाने का लक्ष्य बनाया है। वे देश भर में किसान रैलियां करके प्रदेश सरकारों को खेती के लिए नई योजनाओं का आह्वान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की दलील है कि जिन राज्य सरकारों ने किसानों पर फोकस करके काम किया है वहां खेती में बहुत विकास हुआ है। जहां सरकारें उदास है, खेती को किसानों के नसीब पर छोड़ा हुआ है, वहां बदहाली है। बतौर मिसाल मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में लगातार एक के बाद एक किसान की चिंता में काम हुआ तो यह प्रदेश 3 साल से खेती में लगातार अव्वल है। यह बात अपनी जगह सही है कि खेती क्योंकि प्रदेश सरकारों का जिम्मा है, इसलिए प्रदेशवार हालात अलग अलग है। मगर अखिल भारतीय पैमाने की तस्वीर में भी गंभीर स्थिति है। इसमें किसानों की आत्महत्याएं हैं, फसल के सही दाम नहीं मिलना है, साल दर साल किसानों का बदहाल होते जाना है। मोदी सरकार के 2 साल होने वाले हैं। इन 2 वर्षों में विपक्ष ने जमीन अधिग्रहण विधेयक के हवाले सरकार को किसानों में हर तरह से बदनाम किया। शायद इसी कारण प्रधानमंत्री ने भी किसानी पर फोकस बनाया है। किसान को सीधे लाभ की योजनाएं बनी है, पर सरकारी योजनाओं से किसान को पूरा लाभ कहां मिलता है? सवाल है, क्या है खेती का नया ब्लूप्रिंट? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस और भाजपा के बीच अब राजनीतिक बहस का विषय बदल गया है। अब मुद्दों की बजाय नेताओं पर निजी हमले होंगे। दोनों पार्टियों में ऐसी रणनीति बन रही है कि बड़े नेताओं को निशाना बनाया जाए और उन्हें बदनाम किया जाए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, इस नाते राहुल गांधी ने उनको निशाना बनाया और जवाब में मोदी ने राहुल पर निजी हमले किए, उनको मंदबुद्धि और हीन भावना से ग्रस्त ठहराया। लेकिन ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होने वाली है। बताया जा रहा है कि दोनों खेमों में गड़े मुर्दे उखाड़ने की तैयारी चल रही है। जानकार सूत्रों के मुताबिक भाजपा के निशाने पर कांग्रेस के आधा दर्जन बड़े नेता हैं। सोनिया और राहुल गांधी के अलावा अहमद पटेल और पी चिदम्बरम को निशाना बनाना है। कहा जा रहा है कि इशरत जहां का हलफनामा बदलने के मामले में चिदम्बरम असली निशाना नहीं है। इसके बहाने सोनिया गांधी और अहमद पटेल को घेरना है। इसी तरह अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में किसी तरह से सोनिया गांधी को घेरने की तैयारी भी है। दूसरी ओर कांग्रेस के निशाने पर मोदी और अमित शाह के अलावा जेटली और राजनाथ सिंह हैं। कांग्रेस नेता कमजोर कड़ी तलाश रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने अरुण जेटली को निशाना बनाया है तो राहुल ने सदन में ये बताया कि जेटली, राजनाथ और सुषमा की कोई बात सरकार में नहीं सुनी जाती है। आगे भी इन 5 नेताओं को निशाना बनाकर कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों की ओर से हमले होंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता इशरत जहां मामले में बड़ी साजिश देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि एक रणनीति के तहत ये मामला उठाया गया है ताकि गुजरात में पटेलों के आरक्षण आंदोलन, मुख्यमंत्री आनंदीबेन की बेटी अनार पटेल के कारोबारी सहयोगियों को जमीन दिए जाने और राज्य सरकार के कामकाज पर से फोकस हटाया जाए। कांग्रेस, लेफ्ट और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तभी पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लई के बयान की टाइमिंग का सवाल उठाया है। इशरत जहां और 3 आतंकवादी 2004 में हुई एक पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। उसके बाद ये मुद्दा लगातार चर्चा में रहा और हर चुनाव में भाजपा को इसका लाभ मिला। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद राज्य में भाजपा की स्थिति कमजोर हुई है। नई सरकार के कामकाज से भी लोगों में नाराजगी है और पटेल आरक्षण के आंदोलन में भाजपा का सबसे बड़ा वोट बैंक खिसका है। पिछले दिनों हुए पंचायत चुनावों में इसका असर भी दिखा। तभी विपक्षी पार्टियां मान रही हैं कि इशरत जहां का मुद्दा उठाना सिर्फ संयोग नहीं है। डेविड हेडली की गवाही की टाइमिंग से लेकर जी.के. पिल्लई, राजेंद्र कुमार और आर.वी.एस. मणि जैसे 3 अधिकारियों का बयान भी महज संयोग नहीं है। सोशल मीडिया में तो नरेंद्र मोदी के सबसे करीब माने जाने वाले उद्योग घराने में पिल्लई के काम करने को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है और उस बहाने इसमें साजिश खोजी जा रही है। अगर मौजूदा घटनाक्रम से ये साबित हो कि इशरत जहां लश्कर की आतंकी थी जिसे बेकसूर साबित करने की कोशिश कांग्रेस की सरकार के मंत्रियों ने की थी, तो गुजरात की पूरी राजनीतिक बहस बदल जाएगी।
5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए संसद के बजट सत्र में कटौती का फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन पार्टियों ने संसद सत्र को ही चुनाव प्रचार का अखाड़ा बना लिया। भाजपा से लेकर अन्ना डीएमके और तृणमूल के सांसद सत्र के दौरान अपने प्रदेश की राजनीति चमका रही हैं। तृणमूल कांग्रेस को पता है कि कांग्रेस और लेफ्ट ने हाथ मिला लिया है और साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसके बावजूद वे असहिष्णुता और बोलने की आजादी के मसले पर कांग्रेस के साथ हैं। उसके सांसद कांग्रेस के साथ साथ सदन से वॉकआउट कर रहे हैं। ममता के सांसद हर तरफ से इस कोशिश में हैं कि वे अपने को भाजपा से अलग दिखा सके, ताकि पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक वोटों का नुकसान न हो। इसी तरह अन्ना डीएमके सांसदों ने चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के बहाने कांग्रेस और उसके गठबंधन को निशाना बनाया। अन्ना डीएमके सांसदों ने बीजू जनता दल के साथ मिलकर 2 दिन संसद में खूब हंगामा किया। उन्होंने कार्ति चिदम्बरम के मामले में कांग्रेस और भाजपा की मिलीभगत का आरोप भी लगाया, जिस पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सफाई दी। इन क्षेत्रीय पार्टियों के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना चुनावी एजेंडा उछाल दिया। उन्होंने कहा कि 8 राज्यों ने खाद्य सुरक्षा कानून लागू नहीं किया, जिसमें कांग्रेस शासित 4 राज्य हैं। इन 4 राज्यों में एक केरल भी है, जहां चुनाव होने वाले हैं। जाहिर है कि केरल के चुनाव में ये एक मुद्दा होगा। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित पुडुचेरी में 4 अप्रैल से चुनाव शुरू होगा और 19 मई को वोटों की गिनती होगी। असम का चुनाव 2 चरणों में होगा, वहां 4 और 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक ही दिन 16 मई को वोटिंग होगी। तीनों राज्यों में एक ही चरण में चुनाव कराया जाएगा। पश्चिम बंगाल में 6 चरणों में वोट डाले जाएंगे। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग 4 अप्रैल को होगी और 5 मई को छठे व आखिरी चरण का मतदान होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने बताया है कि 5 राज्यों में 824 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। करीब 17 करोड़ मतदाता इन चुनावों में हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि सभी बूथों पर ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिन पर उम्मीदवारों की फोटो लगी होगी। पहली बार ईवीएम में नोटा के लिए भी एक चुनाव चिन्ह दिया जाएगा। लोकसभा के पूर्व स्पीकर पीए संगमा का आज निधन हो गया। मेघालय के तूरा से सांसद चुने गए संगमा को श्रद्धांजलि देने के बाद आज लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर स्पीकर सुमित्रा महाजन ने संगमा के निधन की सूचना दी। महाजन ने कहा कि उनको संसद की कार्यवाही संचालित करने में संगमा से बहुत कुछ सीखने को मिला है। वे 11वीं लोकसभा में स्पीकर चुने गए थे और बेहतरीन ढंग से कार्यवाही का संचालन किया था। दिल का दौरा पड़ने से आज उनका निधन हो गया। वे 69 साल के थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित सभी नेताओं ने संगमा को श्रद्धांजलि दी है। वे लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे थे। 1999 में कांग्रेस से अलग होकर वे शरद पवार के साथ एनसीपी में चले गए थे। पिछले चुनाव से पहले उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई थी। उससे पहले 2012 में उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि भारत ढांचागत क्षेत्र के विकास में ऊंची छलांग लगाने की तैयारी में है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार इस क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आज करीब 51,000 करोड़ रुपए की सेतु भारतम परियोजना की शुरुआत की। इसके तहत 208 रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर पुल बनाए जाएंगे। परियोजना के एक हिस्से के तौर पर अंग्रेजी राज में बने 1,500 पुलों को ठीक किया जाएगा और इन पर करीब 30,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। इस मौके पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इन पुलों पर 50,800 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इन्हें 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा। उनके मंत्रालय ने पूरे देश में करीब 1.5 लाख पुलों को मापने के लिए पुल प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है। केंद्रीय शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को नसीहत दी है। नायडू ने कहा है कि वे केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। नायडू ने ये भी कहा कि इस विश्वविद्यालय में लोगों का पैसा लगा हुआ है और छात्रों को उसके साथ न्याय करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कन्हैया को अगर राजनीति करनी है तो वे पढ़ाई छोड़े और राजनीति में आ जाएं और अपनी पसंदीदा पार्टी ज्वाइन कर लें। कन्हैया पर चुटकी लेते हुए नायडू ने कहा है कि उनकी पसंदीदा पार्टी लोकसभा में सिंगल डिजिट में है। गौरतलब है कि कन्हैया सीपीआई की छात्र इकाई AISF से जुड़े हुए हैं। वेंकैया नायडू ने आज कहा कि कन्हैया को मुफ्त में प्रचार मिल रहा है और वे इसका मजा ले रहे हैं। गौरतलब है कि कन्हैया को कल ही तिहाड़ जेल से रिहा किया गया है। उसके बाद रात उन्होंने जेएनयू में एक भाषण दिया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा के ऊपर तीखा हमला किया गया।
केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के अल्पसंख्यकों को शैक्षिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना उसकी प्राथमिकता है। सरकार ने कहा है कि कौशल विकास के जरिए उनका शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हिपतुल्ला ने कहा है कि उनके मंत्रालय के बजट का 50% हिस्सा अल्पसंख्यकों की शैक्षिक सशक्तिकरण में लगाया जाएगा। उन्होंने मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप को बढ़ाने का भी ऐलान किया। नजमा हिपतुल्ला ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 2016-17 के बजट में 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये पिछले बजट के मुकाबले 87 करोड़ रुपए अधिक है। अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास के निर्देशक सिद्धांत के तहत अल्पसंख्यकों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। खेती पर फोकस में बजट बना है तो एक नई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी बनी है। कोई 50,000 करोड़ रुपए की लागत की यह योजना होगी। केंद्र सरकार ने मनरेगा में भी गांवों में नहरों की सफाई, तालाब खोदने और पानी की व्यवस्था करने की जरूरत पर जोर दिया है। कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा काम सचमुच वक्त का तकाजा है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के लिए अच्छे दिन लाने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम इस बार के आम बजट की घोषणाओं का लक्ष्य ऐसा दिख रहा है। वैसे तो लोकसभा के चुनाव प्रचार के समय भी नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वे किसानों को लागत से 50% ज्यादा समर्थन मूल्य दिलवाएंगे, लेकिन असल में उल्टा हुआ। समर्थन मूल्य में 3% की मामूली बढ़त हुई और उल्टे कई राज्यों में किसानों को MSP के ऊपर मिलने वाला बोनस भी बंद कर दिया गया। अब प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर देगी। आम बजट में इस लक्ष्य का ऐलान होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के चारों हिस्सों में किसान रैलियां करके इसकी घोषणा कर चुके थे। उन्होंने कुछ समय पहले पेश किए गए किसान फसल बीमा योजना के प्रचार किए मध्य प्रदेश के सीहोर, ओडिशा का बारगढ़, कर्नाटक के बेलगावी और उत्तर प्रदेश के बरेली में किसान रैली की। इन रैलियों में उन्होंने किसानों को फसल बीमा योजना के बारे में बताया। इसमें बहुत कम प्रीमियम पर किसानों की फसल का बीमा होगा और फसल खराब होने पर दावों के निपटारे का भी ज्यादा बेहतर सिस्टम बनेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि फसल बीमा योजना खेती किसानी का एक अहम पहलू है। किसान को किसी तरह की प्राकृतिक आपदा से फसल नष्ट होने पर कवर की जरूरत है, लेकिन इसके अलावा भी कई चीजें हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है। किसान फसल लगाएगा तभी तो उसे बीमा कवर की जरूरत होगी। इन दिनों किसान फसल लगाने से ही हिचक रहे हैं। भारत में सिंचित इलाका बढ़ाने की रफ्तार बहुत कम है। सिंचाई का इलाका बढ़ाने पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अकेले महाराष्ट्र में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुआ है और सिंचित इलाके में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इस सिंचाई घोटाले की जांच वहां की सरकार करा रही है। महाराष्ट्र और उससे सटे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश में, पंजाब तक में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सिंचाई की कमी है, समय पर उन्हें बीज और खाद नहीं मिलता, बैंक के आसानी से कर्ज उपलब्ध नहीं है और फसल बेचने के लिए मंडी आसानी से उपलब्ध नहीं है। मंडी उपलब्ध नहीं है और स्टोरेज की सुविधा भी नहीं है। ऐसे में किसान की मजबूरी होती है कि वो बिचौलियों के हाथों अपनी फसल औने पौने दाम पर बेचे। इसलिए सरकार को व्यापक कृषि सुधार करने की जरूरत है। टुकड़ों में सुधार करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अगले वित्त वर्ष के लिए पेश किए गए बजट में कुछ चीजों पर ध्यान दिया गया है। किसानों को दिए जाने वाले ऋण के लिए 9 लाख करोड़ रुपए का ऐलान हुआ तो सरकार ने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर कृषि उत्पादों के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का भी ऐलान किया है। इससे किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए बिचौलियों पर निर्भर रहने की जरूरत खत्म होगी। इस योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान हुआ है। इसी तरह प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए भी 17,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान किया है और आने वाले दिनों में सरकार खाद की सब्सिडी का सीधा लाभ किसान को उसके बैंक खाते में देने वाली है। इन घोषणाओं पर अमल हुआ तो शायद तस्वीर कुछ बदलेगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद खेती की दशा दिशा पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक किसान रैलियां कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, उत्तर प्रदेश आदि तमाम राज्यों में वे खेती को बेहतर बनाने और नई योजनाओं की बात कर रहे हैं। सवाल है, मोदी सरकार के मेक इन इंडिया या स्मार्ट सिटी आदि के मुकाबले खेती की योजनाओं में कितना अलग और खास फोकस है? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र शर्मा है।
देवेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की जिस तरह सभाएं कर रहे हैं और आम बजट में इस बार खेती और देहात पर जो जोर दिया गया है, उससे क्या लगता है कि केंद्र सरकार अब पूरी तरह किसानी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है, उससे प्राथमिकता बना लिया है? देखिए, पहले तो ये अच्छा लगता है कि कम से कम इस सरकार ने बजट का सारा जो फोकस है वो लगता है कि एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट पे हुआ है। ये तो अपने आप में ही एक जिसको कहते हैं कि एनकरेजमेंट की बात है। लेकिन जब हम बजट को फाइनल उसमें देखते हैं तो जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई मैं 5 साल में किसानों की आय बढ़ा दो गुना कर देंगे, हाँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको शायद या तो बताया नहीं गया होगा कि आज सिचुएशन क्या है खेती की। आज खेती की सिचुएशन ये नहीं है कि आप इरिगेशन अगले 5 साल में करेंगे तो उसकी इनकम डबल होगी, ये नहीं है, ये रास्ता नहीं है। रास्ता ये है कि आज किसान की इनकम आपको डायरेक्टली बढ़ाने का कोई रास्ता होना चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूं नहीं, उसमें डायरेक्ट में देखिए किसानों की जो बुनियादी मुद्दा है कि वो उसमें जोखिम है, उसमें इन्होंने बीमा योजना से लेकर उसमें ये सब्सिडी को लेकर मतलब तमाम तरह की जो छोटी छोटी बातें कई जोड़ के जो किया है, उससे कुछ बात नहीं बनती हुई लगती। अगर ये बात बनती है गांव में तो शहरों में क्यों नहीं बनती है? आप मुझे बताइए कि इन कॉर्पोरेट्स के पास तो कुर्सियां टेबल भी उनके इंश्योर्ड होते हैं, तो उनके ऊपर हम क्यों फोकस करते हैं हर साल? जो ये फ्लाईओवर बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, ये तो शहरों में बन रही है, 7वां पे कमीशन क्यों आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि जब हम किसान की बात करते हैं हमें लगता है कि शायद ये बीमा से बड़ा कुछ उसका भला हो जाएगा। बीमा जरूरी है लेकिन उसका वो इनकम के लिए सोर्स नहीं है, वो पहले मैं साफ कर दूं इसको। तो इसलिए किसान की इनकम बढ़ाना जो है बड़ा फोकस होना तो चाहिए। उसमें उत्पादकता बढ़ा के अच्छे बीज मुहैया करवा के 10 तरह की जो जमीन जो मतलब पैदावार बढ़ाने का वो तरीका ज्यादा सार्थक नहीं है। मैंने आपसे बताया कि ये सब चीजें जो हैं ये तो अपने जिन्होंने माल बेचना वो बेच जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि पंजाब में सबसे ज्यादा आज प्रोडक्टिविटी है, उससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी तो हो ही नहीं सकती है। हाँ जी, 4500 किलो तो उनकी गेहूं की है और 6000 किलो उनकी पैडी की है। हाँ जी, यही चाइना के बराबर है उसका पैडी का जो फिगर है, और वीट में उनकी अमेरिका से ज्यादा यील्ड है, और 99% इरिगेशन है पंजाब में। उसके बावजूद भी 4-5 किसान हर रोज आत्महत्या करते हैं। नहीं तो उसकी उनको पैदावार की रकम कम, पैसा कम मिलना वो समस्या या मंडी आपको नियंत्रण, यही तो समझना है सरकार को कि ये जो सब बातें हो रही हैं ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो लेआउट करना है, चाहे वो इंडस्ट्री का हो चाहे गांव का हो। लेकिन ये जो क्राइसिस है आज वो इसलिए नहीं है कि इरिगेशन नहीं है या उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं है। क्राइसिस ये है कि आप उसको इनकम नहीं देते हैं, आपने डेलिबरेटली मारा हुआ उसको। नहीं तो देखिए उसमें एक तर्क के नाते आता है कि अगर आप उनको खरीद मूल्य का और ये सब का स्ट्रक्चर बढ़ाएंगे तो फिर वो खाद्य जो महंगाई है, जो चीजों की दाम है जो है वो बढ़ेंगे, उससे फिर आम उपभोक्ता, आम व्यक्ति होगा। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आम आदमी को ठीक वो मिलता रहे, भोजन उपलब्ध रहे, वो मरता रहे किसान। नहीं मतलब हुआ ना? नहीं, उसमें बुनियादी ये कि आप उसकी बजाय उपज बढ़ा के, पैदावार बढ़ा के उससे ज्यादा अगर कमाई कर रहा हूं, दोनों चीजें गलत मैच नहीं करती हैं। पंजाब में तो उपज बढ़ गई है, उसके बाद भी किसान आत्महत्या कर रहा है। वो इसलिए आत्महत्या कर रहा है कि आप गेहूं का दाम ही नहीं दे रहे उसको, जो उसको ड्यू है। आप उसको डेलिबरेटली आपने इस लेवल पर रखा हुआ कि वो मरे और खेती छोड़े, तो उसमें कैसे उसकी इनकम डबल होगा? आज देखिए, आप इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है हरिशंकर जी कि 17 स्टेट्स में किसान की खेती से जो आय है वो मात्र साल की 20,000 रुपए है। 20,000 रुपए, हाँ जी, यानी 1700 रुपए पर मंथ। मेरे ख्याल से हम लोग जो शहरों में रहते हैं हमारे मोबाइल फोन से कम उनकी आय है 17 स्टेट्स में, और अगर बाकी सब स्टेट्स को मिला लिया जाए तो 3000 रुपए उसकी मासिक आय है किसान की। तो आप इसको क्या सोचते हैं, इसका कैसे उसका उपचार होगा? आपको उसका इनकम में सपोर्ट देनी पड़ेगी, तभी जाकर कुछ हो सकता है। नहीं तो उस नाते आपके अनुसार अभी तक जो कुछ फोकस बना, जो कुछ हुआ है, उससे वो ढाक के 3 पात वाला मामला, उससे कुछ बात नहीं बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। कोई आत्महत्याओं में कोई कमी नहीं आएगी और ना ही एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस में कभी कमी आएगी। आपके अनुसार क्या ऐसा मतलब तात्कालिक तौर पर या एक ये कि अगले 2-3 साल के हिसाब से ऐसा क्या कदम हो जो जिस पर ध्यान नहीं हो रहा सरकार? इमीडिएटली देखिए, आपको याद होगा 2008-2009 में जब इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ था ग्लोबली, इकोनॉमिक हालत थोड़ी ठंडा हुआ था, दुनिया भर की इकोनॉमी थी, तब हमने 3 लाख करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज दिया था इंडस्ट्री को, जिसकी जरूरत भी नहीं थी। वो आज तक चल रहा है। हाँ जी, और क्या एग्रीकल्चर को 2 साल की मार झेल रहा है? और मैंने आपको बताया कि 2015 में भयंकर साल था खेती का, तो क्या आप एग्रीकल्चर को 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे सकते? सिर्फ इंडस्ट्री के लिए ही है, एग्रीकल्चर के इंसान नहीं है। पर देवेंद्र जी, इसमें 2000 आपको ध्यान हो 2009 के अंदर यूपीए सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का लेकर एक मतलब मनरेगा से लेकर तमाम उस समय की जो योजनाएं बनी थी वो भी एक साइकिल था। मतलब वो उस समय जब इतना हुआ
वापस ये बार बार 5 साल, उसके बजाय कोई स्थायी निदान नहीं निकलना चाहिए कि भाई सिंचाई सुविधाएं ये बढ़ाकर वो तो चीजें हो। इन्वेस्टमेंट करना है, शहरों में आप फ्लाईओवर बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं, ये तो बढ़ना चाहिए, इसके तो कोई वो नहीं कर रहा कि वो तो गांव में भी चाहिए, शहर में भी चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि अब की जो बैंकों की जो एनपीएस हैं 3,15,000 अपने 3-4 में राइट ऑफ कर दिया, उसकी तो कोई बात नहीं करता। किसानों की बात होती है 17,000 करोड़ रुपए की 2009 की, सबको माइंड में है कि किसानों का बहुत भला किया था, किसानों की बात, इनकी बात करें। और 10 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है ये जो अभी किसान डिफॉल्ट हुआ पड़ा बैंकों का, 3 लाख तो राइट ऑफ किया इन्होंने, तो वो उसकी कोई बात ही नहीं करता। कहने का मतलब है कि सब कुछ एक सेक्टर के लिए, एक सेक्टर पॉपुलेशन के लिए किसान मरे। मतलब अप्रोच यही हो कि जैसे इंडस्ट्री को हम लोग जिंदा करते हैं या बचाते हैं, उसी तरह किसान को बचाया जाए, कोई और तरीका नहीं निकल सकता अभी तत्काल। पहला तो सबसे बड़ा ये होना चाहिए जो आपने अभी कहा है, उसके बाद आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट करना है, आपको ग्राउंड कंडीशन ठीक करनी है, वो करिए। नहीं, उसमें एक देवेंद्र जी आमतौर पर ये कहा जाता है कि आड़ती व्यापारी वो किसान को पूरी उपज का नहीं देते हैं, उसको उन बिचौलियों को खत्म किया जाए तो काफी हद तक 40-50% मामला वो ठीक हो सकता है। क्या ये तर्क ठीक है? ये भी बहुत समझने की बात है कि ये कॉर्पोरेट्स चाहती हैं कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मंडी, जो मंडी है एपीएमसी कहते हैं जिसको, जहां हम बिचौली की बात करते हैं, उसको हटा दिया जाए। और उसको उसके लिए भी ई पोर्टल सरकार ने बजट में ये बात कही है। हमें समझने की जरूरत है कि देश में सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी मिलता है, 94% किसान तो पहले ही मार्केट के हवाले हैं। अगर अच्छा होती मार्केट तो किसानों की हालत ये तो नहीं होती। देवेंद्र जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।